बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं, सोल्यूशंस क्या हैं, हमें सोल्यूशंस की जाने बढ़ना है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में तरक्की कैसे हो सकती है, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, रुपए की कदर कैसे बढ़ाई जा सकती है, बेरोजगारी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, वो तमाम तर सोल्यूशंस क्या हैं जिन पर हम रोज़ाना अपनी मईशत की ये जो ट्रांसमिशन है स्पेशल उस पर बात कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है नाज़रीन, और आज जिस सेक्टर पर हम बात करेंगे बड़ा अहम सेक्टर है और वो है टेक्नोलॉजी का सेक्टर। जो टेक्नोलॉजी का माहिर है वही मार्केट का किंग है और जदीद दुनिया में यही उसूल चल रहा है। डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स की तरह पाकिस्तान की IT प्रोफेशनल भी किसी से कम नहीं है। इस शोबे का फ़रोग भी मुआशी खुशहाली में मुआविन साबित हो सकता है और बहुत हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो सेक्टर्स में जा रहे हैं। ये कैसे सेक्टर आगे बढ़ सकता है, एक रिपोर्ट देखिए। खातेदारी से लेकर खानेदारी तक दुनिया ऑनलाइन हो गई। आना जाना हो या खाना मंगाना हो, सड़क पर जाने की जरूरत नहीं। मुल्क की सतह पर बेशुमार ऐप्स ये काम सर अंजाम दे रही हैं। यानी IT माहिरीन के मामले में भी ये मिट्टी जरखेज है। स्टेट बैंक की जुलाई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात $290 मिलियन थी, जो 2019 में $890 मिलियन, जबकि 2022 में $1.2 अरब की सतह तक पहुँच गई। स्टेट बैंक के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात में वसी इस्तेदाद रखता है। पाकिस्तान को IT बरामदात के लिए नई मंडियाँ तलाश करने की ज़रूरत है। IT में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा फ्रीलांसिंग का है। फ्रीलांसर शोबे में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। मुल्क में ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस की भरमार है जो यूरोपीय, अमरीकी और खलीजी कंपनियों को खिदमात फराहम कर रहे हैं। इन ऑर्डर्स के एवज़ डॉलर्स में अदायगी की जाती है, जिसकी मुल्क को अशद ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत इसका मुकम्मल इदराक रखती है। यही वजह है कि बजट तक़रीर के दौरान वज़ीर ख़जाना ने अहम ऐलान किया। इसारदार ने कहा IT बरामदात पर इनकम टैक्स की रियायती शरह 3 साल तक बरकरार रहेगी। IT एक्सपोर्टर्स को $50,000 का हार्डवेयर ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाज़त होगी। इन इक़दामात की बदौलत 2022 के दौरान टेलीकॉम आमदनी में 694 अरब रुपए का इजाफा हुआ। दूसरी जानब डिजिटल करेंसी के फ़रोग़ से भी माशी इनक़लाब बपा किया जा सकता है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 16% से ज़ायद अमरीकियों ने किसी न किसी क्रिप्टो करेंसी जो मुल्क के किसी मरकजी इदारे के मातहत हो इसमें सरमायाकारी कर रखी है, जो फीकस आमदनी में इजाफे का सबब बनती है। जी, तो रिपोर्ट आपने देखी और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ये कहते हैं कि हमारा मिशन है डिजिटल पाकिस्तान। मकसद न सिर्फ शहरी इलाके बल्कि देही इलाकों तक जदीद टेक्नोलॉजी को पहुंचाना, जिससे रोजगार के बेहतर मौके पैदा होंगे। हुकूमत का टारगेट IT एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ये बात उन्होंने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अवान से गुफ्तगू में कही। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाएं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौरा है और इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत आज दुनिया एक ग्लोबल बन चुकी है। इस ग्लोबल विलेज में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि अब जो SIFC की हिकमत अमली सामने आई है उसके अंदर जो IT है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जुज़ रखती है, और IT टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान को कैसे आगे ले जाया जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विजन है डिजिटल पाकिस्तान, और अच्छी बात यह है कि अब हमारे मुख्तलिफ हल्के भी जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मिनिस्टर ऑफ IT के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसी सिलसिले में SIFC की तश्कील दी गई है। ये बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं अच्छा कदम है, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ IT में एतमाद का इजाफा हुआ है, और मैं समझता हूँ हम ज़्यादा बोल्ड तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। हम PM की जो विजन है उस विजन के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 1 क्या है कि कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर किया जाए, और कनेक्टिविटी के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ IT पिछले 3-3.5 सालों में मैं समझता हूँ कि हमने दर्जनों प्रोजेक्ट किए। पिछले 3-3.5 सालों में लगभग 77 बिलियन लागत की हमने 83 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो सेकंड टियर और थर्ड टियर ऑफ द सिटी में हमने काम किया। हमने वहाँ पे 4G के टावर्स भी लगाए हैं, फाइबर ऑप्टिक भी बिछाए हैं। इससे लगभग पाकिस्तान के 4 करोड़ अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा अमीन साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि IT इंडस्ट्री में हम काफ़ी पीछे हैं। अगर हम अपने हमसाया ममालिक के साथ कंपैरिजन करें,
देखिए, इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ IT SIFC के साथ मिलकर जिसे कहते हैं बहुत सारे मंसूबों पे काम कर रही है। हमारा पहला टारगेट के पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। हम अगर पिछले 3-3.5 साल को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब मैंने वजारत संभाली थी तो लगभग $1 बिलियन की IT एक्सपोर्ट हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 30 जून को जब हमने क्लोज़ किया है वो $1 बिलियन से बढ़कर $2.6 बिलियन हो गया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। हमारी ख्वाहिश ये है कि यस IT इंडस्ट्री को कोई ना कोई फैसिलिटेट किया जाए और उस फैसिलिटेशन से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट को अगले 3 से 5 साल में पूरी कोशिश होगी कि हम उसे $8 से $10 बिलियन तक लेकर जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ IT ने फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री और HEC के साथ बैठी है, एकेडमिया को ऑन बोर्ड लिया और हमने कोशिश की कि कैरिकुलम में कुछ तब्दीली लाई जाए ताकि जो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो रिक्वायरमेंट हो उसको आज के दौर में पाकिस्तान में पढ़ाया जाए। हमने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम शुरू किया है, बूट कैंप शुरू किया है और फिर हमने गूगल वालों से ये बात की है। आपको जानकर यकीनन खुशी होगी, गूगल ने पिछले साल 2022 में लगभग 15,000 स्कॉलरशिप दी थी, 2023 में 45,000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं और अगले साल के लिए हमने उनसे क्या बात की कि 45,000 से बढ़ाकर 4.5 लाख स्कॉलरशिप दी जाए। अच्छा, बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ थे वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक। उन्होंने बहुत सारे इक़दामात का जिक्र किया जो कि उनकी वजारत ने लिए हैं। सबसे बड़ा हदफ जो उन्होंने बताया वो ये है कि अगले कुछ बरसों में, आने वाले बरसों में पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उनको जो कि इस वक्त मौजूदा सतह जो है $2.6 बिलियन है उससे बढ़ाकर $8 से $10 अरब तक ले जाया जा सके। तो आपने गुफ्तगू सुनी कि क्या कहते हैं अमीनुल हक जो कि IT के वज़ीर हैं। आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आमिर साहब, IT सेक्टर जो ज़ाहिर है हमारे मुस्तक़बिल में बड़ा एक अहम सेक्टर है अगले 20-30 सालों में, उससे भी आगे ये सेक्टर को आगे बढ़ाना है, इसके एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, फिर इस सेक्टर को मज़ीद आगे और तरक्की करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? ख़ास तौर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है और हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के बच्चों, मतलब एक तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो ये कि जी हमारा ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान में 65% आबादी जो 30 साल 35 साल से कम उम्र अफराद की है और ये लोग जो है मतलब है कि उनको आप कहते हैं ना इंटीग्रेट कर दें IT की तालीम के साथ, उसकी ट्रेनिंग के साथ, या इसमें से एक बड़ी तादाद को, तो एक तो खुद पाकिस्तान की अपनी जो हमारी मईशत है उसके लिए आप बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं और इसको एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री के तौर पर भी देखा जा सकता है। बात यह कि हर शोबे में तरक्की के लिए उसके लिए ज़रूरत है कि जी उसको IT से मुंसलिक किया जाए। आपको चाहे वो ट्रेन चलानी हो, चाहे बस सर्विस हो, चाहे इलाज मालजे की सहूलतें हों, चाहे जहाज़ उड़ाने हों, तो IT का दखल जो है वो हर जगह पर है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आप देख रही हैं कि रिसेंट मंथ्स में बूम आया है, तो उसने बहुत सारी जो हमारी जॉब्स होंगी आपको पता है कि वो बिल्कुल रिडेंडेंट हो जाएंगी और बहुत सारे काम जो होंगे वो मतलब है कि कंप्यूटर कर रहा होगा या मसनूई ज़हानत के ज़रिए अंजाम पा रहे होंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि नई जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, लेकिन जब पुरानी जॉब्स ख़त्म होंगी तो हमें अपने आप को नई जॉब्स के लिए तैयार करना होगा और उसके लिए हुकूमत को एक मजबूत प्लानिंग की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जाहिर है कि जो हमारे तालीम का फोकस है उसको भी आपको बदलने की ज़रूरत है। ये जो आपने बात की ना तालीम का फोकस, एक तो हमारे बच्चों को अवेयरनेस, जब बच्चे इस एज में होते हैं कि उन्होंने अपने शोबे का इंतखाब करना होता है तो उनके लिए कोई ऐसे इदारे नहीं है जहाँ पर उनकी काउंसलिंग की जा सके, जहाँ पर उनको बताया जा सके कि अगला दौर इस सेक्टर का दौर है। एक तो ये हमारे तालीमी इदारों में, दीगर हुकूमत की काविशें इसमें क्या हो सकती हैं कि बच्चे चूज़ कैसे करें अपने करियर को। अच्छा, ये आपने बड़ी मज़ेदार बात की है। अमूमन आप देखें कि हमारे यहाँ नाज़िम जो हुआ करते थे उनके मुताल्लिक घर के बड़े आपको बता दिया करते थे, लेकिन मैं जैसे मैं बतौर एज ए पेरेंट मैं अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकता IT में, क्योंकि मेरी अपनी मालूमात जो है बड़ी वाजबी सी हैं और जो मुझसे यंगर जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को पता है। तो बात ये कि हमारे जो मतलब है मिड कैरियर लोग हैं या सीनियर लोग हैं, ज़्यादातर जो है वो उनको मतलब है पता तो है कि उसकी अहमियत का, लेकिन गाइड नहीं कर सकते। तो गाइड करने के लिए भी उनकी भी एक तरबियत की ज़रूरत है ताकि वो उनकी भी समझ में आए, क्योंकि यू आर कहते हैं नेवर टू ओल्ड टू लर्न अ न्यू थिंग। तो मतलब है हमें भी अपने आप को कुछ चीज़ें अनलर्न करनी होंगी और कुछ चीज़ें रीलर्न, नई चीज़ें सीखनी होंगी। तो मेरे ख्याल में बात सिर्फ नौजवानों की नहीं है सुमैया, हम जैसे लोगों की भी है और जो मतलब पसे पर्दा लोग बैठे हुए हमारी इंडस्ट्री के, उनकी भी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जर्नलिज्म की शक्ल भी बदल जाएगी आने वाले दिनों में, बदल गई है, ठीक है ना। अब जो है तहकीक करना, जिसके लिए पहले लाइब्रेरी जाके देखा करते थे और चीज़ों
चीज़ों को और आप पलटा करते थे, वो आप चुटकी बजाते हो जाएगी। उसका मर्जी है कि आप उसको बतौर डीप फेक बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें, आप रिसर्च के लिए कर रहे हैं या आप उसके ज़रिए अपना काम आसान बना रहे हैं। अब तो आप देखिएगा, हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है कोई रोबोट जो है वो खबरें पढ़ रहा हो। ये हो गया है और आपको इंडिया में और दीगर ममालिक में ये हो गया है, वहाँ तो हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे मुल्क में भी हो सकता है ना। तो उसमें फिर आपको सुमैया साहिबा को रीइन्वेंट अपने आप को करना होगा, हमें रीइन्वेंट करना होगा कि जो काम मसनूई ज़हानत नहीं कर सकती वो हम लोग अंजाम करके दिखाएं। तो ये एक बड़ा लर्निंग का फेज़ है। लेकिन हम लोग जिन मसाइल में फंसे हुए हैं वो हम 20वीं सदी के मसाइल में हैं अभी तक। और हम लोग, हमारी जो नज़रें हैं, कुछ लोग तो यकीनन बात करते हैं 21वीं सदी की, लेकिन बहुत सारे लोग जो हम कहते हैं उसके साथ कहते हैं कदम मिला के नहीं चल रहे। हाँ। तो ये एक बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन हम सबको कुछ ना कुछ सीखना होगा और नई चीज़ें जानना होंगी। जी अच्छा, एक आपने बड़ी अच्छी बात की बीच में कि हमारे तो अपने इतने सादा मसाइल हैं कि हम उन मसाइल से निकलें तो फिर हम एक नई चीज़ों की जानिब, नई सीखने के एक अमल की जानिब बढ़ें, और सीखते भी हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जिन मसाइल में हमारी आवाम उलझी हुई है, बेसिक नेसेसिटीज़ जिसकी हम बात करते हैं, जब वो पूरी नहीं हो रही होती हैं तो फिर हम इस तरफ जाने का सोचते नहीं हैं। डेफिनेटली हमारे पास टाइम नहीं है, इतना हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है दिमाग को कि हम ये इस जानिब जाएं। ये आप दुरुस्त कह रहे हो। देखो, जहन उलझे हुए ना लोगों के कि कहीं पे गैस नहीं आ रही है, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे बिजली नहीं आ रही है। अगर बिजली आ रही है, जब आप उसका बिल देने जाते हैं तो आपका दिल कांप जाता है। और माशाल्लाह हुकूमत ने फिर कहते हैं ना कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिए 4.96 रुपये के हिसाब से। तो लोग जो हैं यकीनन इन चीज़ों से परेशान होंगे। और जाहिर है कि आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ज़रा सा ज़हनी सुकून की भी ज़रूरत है, आपको फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत है। हमारे तालीमी इदारे माशाल्लाह बहुत खुल गए प्राइवेट, लेकिन क्या वहाँ पर अच्छे वो कहते हैं ना कि टीचर्स हैं कि जो लोगों को लीड कर सके। हमारी मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, लेकिन एक ही जो टीचर है वो 4 कॉलेजेस में जाके पढ़ा रहा होता है, क्योंकि आपके डेप्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। तो जिस तरह से हमारा इवॉल्व करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को, हमारी तालीम को, वो उस तरह से करके नहीं कर रही है। तो वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि मसाइल हमारे 20वीं और बाज़ औक़ात 19वीं सदी के। अगर आप देही इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ पर मसाइल मिडिल एजेस के, ठीक है ना। तो हमें 21वीं सदी में आना होगा, हम अपनी सोच को लेकर आना होगा। और जब तक हम ये नहीं आएंगे, जदीदियत की तरफ नहीं आएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान न तरक्की कर सकता है, न मजबूत हो सकता है। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल है, सेक्टर्स हैं, हम जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें दुनिया के साथ कदम मिला के कदम चलना होता है। इसी तरीके से हमारे एक बहुत अहम और ज़बरदस्त सेक्टर है, वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री आपने देखा कि एक वक्त आया कि ज़वाल का शिकार हुई, फिर इंडस्ट्री उठना शुरू हुई, और उसमें मेहनत जो थी वो उसी इंडस्ट्री के लोगों की थी कि उन्होंने खुद उसमें पैसा लगाया, दीगर सरमायाकार आए और उन्होंने उस इंडस्ट्री को उठाया। दीगर ममालिक में हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हुकूमत जो है उसकी मदद होती है, हुकूमत पैसा लगाती है, हुकूमत इंडस्ट्री को आगे बढ़ाती है और बहुत बड़ा बिजनेस देती हैं ये इंडस्ट्रीज़। लेकिन अब जी देखिए, इस इंडस्ट्री को कहा जाता है कि किसी भी रियासत की सॉफ्ट पावर है। ये बात ये होती है कि आप अपना बयानिया यानी कि जो नैरेटिव है वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या मीडिया के जरिए जो है बढ़ा सकते हैं। एक तो बिल्कुल हार्ड मीडिया होता है कि हम जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, फिर बाकी वो चीज़ आप ड्रामे से, फिल्म से, मौसीकी से करके दिखा सकते हैं। लेकिन हुकूमत किस तरह मदद कर सकती है आमिर साहब, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि अभी तक हुकूमत की मदद उस तरीके से सामने नहीं आई है, लेकिन मईशत से इसको क्या सहारा मिलेगा, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नादिया हुसैन साहिबा, मारूफ अदाकारा हैं, बहुत सारी इनकी एक्सपर्टीज है। अस्सलाम वालेकुम नादिया। जी वालेकुम सलाम। नादिया, आप किस तरह से देखती हैं? हम देख रहे हैं कि मईशत के लिए अच्छी तो खबरें हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए आप कितनी पुरुम्मीद हैं? हुकूमत या हमारी मईशत इसको सहारा कैसे दे सकती है? देखिए, आई से कि जो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट करे, क्योंकि वो तो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं। व्हाट मैटर्स इज कि अगर गवर्नमेंट के ही जो चैनल है, जैसे कि जो पीटीवी है, दैट्स द ओनली गवर्नमेंट बेस्ड चैनल, लेकिन उसके ऊपर तो कंटेंट इज लाइक एब्सोल्युटली, मतलब कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है कि जो लोग उसको देखें और उसको अप्रिशिएट करें। And it's I can't say it's really for the betterment of the industry, क्योंकि जो इंडस्ट्री चल रही है वो बेसिकली चल रही है because of the private productions and the private channels. अब गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो ये हेल्प कर सकती है या कुछ कर सकते हैं, इसके अगर कोई जैसे कि
शोज होते हैं, जो रोड शोज होते हैं, कल्चरल शोज होते हैं, वो अगर जैसे कि अभी रिसेंटली अगेन वो एक प्राइवेट ही इदारा है जो कि एक क्रिकेट की लीग करा रहा है, लेकिन ये कि उसके अंदर वो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही वो कर रहे हैं। अब वो कहना तो उनका ये है कि जी सिंध गवर्नमेंट वाले जो है वो शोज करवाएंगे, कल्चरल शोज भी होंगे उसके अंदर, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं उनको प्रमोशंस मिलेंगी। लेकिन अगेन वो एक प्राइवेट इदारा है which is जाहिर है they had to take the Sindh government as well under their umbrella, इकट्ठे ही जो है वो करना जरूरी था, बिकॉज वरना तो फिर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त जो है वो जो चल रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मोस्टली बिकॉज ऑफ द प्राइवेट प्रोडक्शन। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा, ये आप लोगों को किस तरह के हर्डल्स क्या या फिर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब मईशत में हम देखते हैं कि सूरत हाल थोड़ी ख़राब होती है, टैक्सेस की शरह बढ़ जाती है, तो वो तो हर इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होती है। आप लोगों को क्या क्या हर्डल्स अभी पेश आए और सॉल्यूशंस क्या देखती हैं? अब सॉल्यूशंस तो देखिए हर्डल्स जो है ना एक्चुअली जो अब जैसे कि जो प्राइवेट प्रोडक्शंस के लिए जो काम करते हैं वो जब तक वो प्राइवेट प्रोडक्शंस के लिए काम कर रहे हैं उनको पेमेंट्स भी मिल रही हैं, वो जो अब कम है ज्यादा है वो एक अलग चीज है, लेकिन वहीं से ही जो है वो इनकी इनकम हो रही है। बिल्कुल। ऑन अ गवर्नमेंट लेवल देयर इज एब्सोल्युटली नो सपोर्ट एट ऑल, किसी किस्म की भी जो है ना कोई भी चीज नहीं है। अब जैसे कि मैं बिजनेस करती हूँ, मेरे यहाँ जो है वो एक EOBI एक इदारा है, वो EOBI जो है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि जी ये ओल्ड एज एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो भी है ये इनकम कि जी वो EOBI के हमारे इदारों के पास तो आ जाते हैं कि जी आप जो है ना अपने उनको रजिस्टर करें कि जी उनको जो है वो ओल्ड एज बेनिफिट, लेकिन उनको ओल्ड एज बेनिफिट पे कभी उनको कुछ मिलता है या नहीं मिलता है वो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी किसी भी एम्प्लॉई को जो है ओल्ड एज एम्प्लॉई को जो रजिस्टर हुआ हुआ EOBI के साथ के उनको कभी भी जो है वो इस किस्म के कोई बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, अगर ऐसा इदारा है, तो फिर जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो भी जो है वो एम्प्लॉइज ही होते हैं, मतलब कि तो वो अगर गवर्नमेंट अगर वो किसी सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट प्रोडक्ट पाकिस्तान टेलीविजन के लिए काम कर रहे हैं या अगर कोई इस किस्म की प्रोडक्शंस के लिए काम करते हैं, तो फिर उनको भी जो है वो रजिस्टर करना चाहिए विद एन एसोसिएशन व्हिच इज सिमिलर टू EOBI फॉर एग्जांपल, कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बेनिफिट एक्टर्स को हो या जो आर्टिस्ट हैं उनको हो। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक ज़माना था कि जैसे रेडियो पाकिस्तान में उसमें एक कैटेगरी होती थी स्टाफ आर्टिस्ट की, और वो बाकायदा हुकूमत के मुलाजिम होते थे, उसमें मौसीकार भी होते थे, सदाकार भी होते थे, लिखने वाले भी होते थे। तो बात ये थी कि जब तक रियासती इंस्टीट्यूशंस जो हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस लाइक PTV, रेडियो पाकिस्तान अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी रिवाइवल के लिए बहुत सारे काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है, जबकि जो स्टेट होती है वो उसके जो इदारे होते हैं वो मुल्क के लिए काम करते हैं, वो उन चीज़ों को, उन मौज़ूआत को छेड़ते हैं कि जो पाकिस्तान की या मुल्क की ज़रूरत है या आपके एजेंडे को दुनिया भर में फैला रहे हों। तो मेरे ख्याल में जब तक आपका मतलब हम तरजीह नहीं बनाएंगे, और इसी तरह सनमा एक ज़माने में बाकायदा भुट्टो साहब के दौर में नेफडेक बना, उसके अंदर मतलब आइडिया यही था कि आप जो है अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन PTV जैसे इदारे का जिसने बेहतरीन काम किया पाकिस्तान के लिए। और देखिए ना कि हर कहते हैं क्वार्टर में एक मार्कुतुलारा प्लेज आते थे, हर हफ्ते जो है कोई ना कोई बेहतरीन गाना आता था जिसकी बाज़गश्त जो है आज तक गूंज रही है। अब हमारे यहाँ कोई नई गज़ल नहीं गाई जा रही, कोई नया मतलब आप देखें मौसीकी जो है वो ऐसी धुनें नहीं तरतीब दी जा रही कि लोगों को आज याद हो या वो गुनगुना रहे हों। तो उसकी वजह ये है कि चीज़ों में इन्हितात आया है, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आपने स्टेट जो पैट्रनेज था उनका, फनकारों का, अदीबों का, वो आपने छोड़ दिया है, गुलकारों का। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे पाकिस्तान जो है, और आप देखें कि भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर की वजह से उसने अपने स्याह को सफ़ेद करके दिखा दिया, और हम लोग जो है अपने सफ़ेद को जो है सफ़ेद नहीं दिखा पा रहे। जी सुमैया, आप सही कह रहे हैं आमिर साहब, ये हमें सीखना होता है ना, दूसरों से सीख लें,
और अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए हुकूमत का किरदार बड़ा अहम होता है। आमिर साहब, आप मेरे साथी हैं, नादिया हुसैन साहब, आप इस सारी सूरत हाल पे जो बात कर रही थी, अल्लाह करे कि हुकूमत भी अपना पुट करे, अपना एफर्ट पुट करे हर इंडस्ट्री में, जो कि बड़ी ज़रूरत होती है उसकी बेहतरी की जानिब बढ़ता हुआ पाकिस्तान। और बोल न्यूज़ ने इस सारी सूरत हाल में जो मैराथन ट्रांसमिशन की, उसमें जो बड़ी मैराथन नशरियात में ज़रा इनकलाबी मिशन पर बहुत मुस्बत बात हुई। सियासी रहनुमाओं से लेकर माहिर मौशियात और ताजर हजरात तक सभी हुकूमती काविशों को सराहते रहे। मुल्क की तरक्की के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने का अहद किया। कराची से लेकर खैबर तक अवाम भी हुकूमत और पाक फौज के शाना बशाना नजर आई। इस रिपोर्ट में देखिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। तो आपके अब डिफॉल्ट होने के चांसेस खत्म हो गए। ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये हमारा एसेट है, और जरूरी नहीं है कि निजकारी का मतलब है कि चीजों को बेच देना। वहाँ पे खुलाने का तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएंगे। IMF मुआहदा बिगड़ी बना गया, मईशत को पटरी पर ले आया। बोल की खुसूसी नशरियात में मईशत की बेहतरी के लिए हुई मस्बत बात। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं, मईशत की बेहतरी के लिए करेंसी को कंट्रोल करना होगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि IMF का मुआहदा जरूरी था। आपने देखा कि जैसे ही मुआहदा हुआ तो उससे बेहतरी आई है, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है, इन्फ्लेशन का भी नंबर कम हो रहा है, रुपया भी बेहतर हुआ है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा कि IMF मुआहदा न होता तो मईशत का संभलना मुश्किल था। इम्पोर्ट से पाबंदी हटाना बड़ी कामयाबी है। अवलीन तरजीह रुपए की कदर में बेहतरी लाना है। तो कोई दो राय नहीं कि IMF एग्रीमेंट नहीं होता तो पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल सकती थी। वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि निजकारी का मतलब इदारों की फरोख्त नहीं, बल्कि इदारों के इंतजामी अमूर को बेहतर करना है। और जरूरी नहीं है कि निजकारी का मतलब है कि चीजों को बेच देना। चीजों को में बेहतरी लाना जो है वो ही इस वक्त हमारे पास रास्ता है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा, हमारा मिशन है डिजिटल पाकिस्तान। मकसद न सिर्फ शहरी इलाके बल्कि देही इलाकों तक जदीद टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है, जिससे रोजगार के बेहतर मौके पैदा होंगे। हुकूमत का टारगेट IT एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हम अगर पिछले 3-3.5 साल को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब मैंने वजारत संभाली थी तो लगभग $1 बिलियन की IT एक्सपोर्ट हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 30 जून को जब हमने क्लोज किया है वो $1 बिलियन से बढ़कर $2.6 बिलियन हो गया। पाकिस्तान खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी ने राय दी कि हुकूमत को टैक्स नेट बढ़ाने की तवज्जो देनी होगी। अब उसके साथ आपने देखा सऊदी अरब से भी $2 बिलियन का इनफ्लो हो गया, बाकी जगहों से भी आपके इनफ्लोज आना शुरू हो जाएंगे, तो आपके अब डिफॉल्ट होने के चांसेस खत्म हो गए। माहिर माशियात जुबैर मोतीवाला ने कहा, हमें अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। हुकूमत इदारों पर पैसा खर्च न करे, उनकी निजकारी करे। अब जब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पाँव पे खड़ा होना चाहिए तो कैसे पाँव पे खड़े होंगे? पाँव पे खड़ा होने का तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएंगे, कोई तरीका ही नहीं। साबिक चेयरमैन FVR शब्बर जैदी ने कहा कि बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए नेट तरसीलात में बेहतरी लाना होगी। ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये हमारा एसेट है, मगर अगर आप इसको सही तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये एसेट है, और अगर यही पॉपुलेशन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये लायबिलिटी बन जाएगा। सदर FVCCI इरफान इकबाल ने राय दी कि मईशत की बेहतरी के लिए हमें नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी करनी होगी। सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन सैयद फारूक बुखारी ने तजवीज़ दी कि इंडस्ट्री में तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसी का एक होना जरूरी है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा, हुकूमत को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। अब इन तजावीज़ पर अमल करके किस तरीके से मईशत की जो सूरत हाल है उसको हुकूमत बेहतर कर सकती है, क्योंकि IMF प्रोग्राम में रहते हुए आवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अब हमें आमिर ज़िया साहब तो मौजूद नहीं है, हमें ज्वाइन करें। मुजम्मिल शाह सीनियर एंकर पर्सन है और उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन करें। उसामा, हमने बहुत से मामलात पर बात की। IMF का कर्ज मिलने के बाद ब्रीथिंग स्पेस हमें मिली, डिफॉल्ट का खतरा टल गया, लेकिन हमें इस 9 माह में अपनी जो सूरत हाल है एक ये कहना चाहिए कि इस्लाहात कैसे लानी है,
हमें मईशत की सूरत हाल को बेहतर कैसे करना है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैसे लानी है, आप क्या मशवरा देंगे इस पर? जी बहुत माजरत। अच्छा, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल हमारे माशियात भी यही कह रहे हैं कि ये 9 माह हमारे ब्रीदिंग स्पेस ही है, ये हमारे पास वक्त है डायरेक्शन को दुरुस्त कर लें। जो कई सालों से हमने देखा है, हम बस जिस तरह गुजारा कर रहे होते हैं, 20 से ज्यादा प्रोग्राम IMF के हमने लिए और दुनिया में शायद इतने प्रोग्राम किसी मुल्क ने लिए जितने हमने 75 साल में ले लिए, और ज्यादातर तो हमने मुकम्मल भी नहीं किए, और बल्कि यूं समझे 90% मुकम्मल नहीं किए। तो अब फिर हमने एक किया है, और ये तो उस तरह प्रॉपर प्रोग्राम भी नहीं है, ये सिर्फ 9 महीने का ऐसे है कि जिस तरह हमें बांध दिया गया हो कि ये काम आपने करने हैं, और फिर आपको ये हमने डिफॉल्ट से बचाने के लिए किया है ताकि इंटरनेशनली ये पता हो कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम, उसके बाद फिर हमें IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और ये कोई ये नहीं कह सकते कि बड़ी जबरदस्त चीज है, क्योंकि उनकी शराइत माननी पड़ेगी, और IMF कर्ज देगा और वो देखेगा आप कर्ज वापस करने की कैपेसिटी है ही नहीं है। अभी आप देखिए कि 50 रुपए से ऊपर चला जाएगा सब कुछ मिलाकर। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब ये जो आपने बात कही ना कि हमने 9 महीने में क्या करना है, एक तो ये कि हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं। हम इतने ज्यादा हो गए, हमने कर्ज भी वापस करना है, हमने अपने लोगों के लिए बुनियादी सेहत, तालीम, इसका बंदोबस्त भी करना है, महंगाई जो है उसको भी कंट्रोल करना है। तो फिलहाल तो महंगाई का हम सोच भी नहीं सकते कि हम कहें कि जी बड़ी हम कोई कंट्रोल कर लेंगे, नहीं हो सकता। रियलिस्टिक जो हम कर सकते हैं टैक्स पर अपनी बेस बढ़ाएं और ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आए कि हम एक्सपोर्ट डॉलर्स कमा सकें। ये 2 चीजें हमें फौरी तौर पर सोचनी होंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुज़म्मिल, आप वाकई आप भी समझते हैं तो ये कि टैक्स इस्लाहात जिसकी वाकई बड़ी ज़रूरत है, और वो लोग जो कि टैक्स नेट में नहीं हैं, जो बड़े शानदार एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उन पर तो ये मामला ही नहीं आता, हमेशा वही तबका पिसता है जो टैक्स दे रहा होता है। एक तो हुकूमत इस पर काम आपको लगता है कि करेगी, करती हुई नजर आएगी? देखिए, इसमें बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान का एलीट कैप्चर है। उसकी वजह ये है कि 17 से 18 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ एलीट के प्रोटोकॉल्स के लिए हमारी जेबों से जाता है, और उसके बाद कुछ नहीं है। तनख्वाहों में इजाफा भी हो जाता है, उनकी पर्क्स भी, रिटर्न जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है काम पाकिस्तानी की है वो बेहतर नहीं होती, लेकिन अशराफिया की हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो आप एक ऐसी इकॉनमी जो है और एक ऐसा निज़ाम सबसे पहले तो तश्कील दें जिसमें आम आदमी के लिए भी कोई चीज़ हो, सिर्फ एलीट के लिए ना हो। और जहाँ तक बात है, बहुत से लोग डिमोटिवेटेड इसलिए हैं टैक्स देने के हवाले से भी, जो कि नहीं मैं समझता हूँ, क्योंकि वो ये देखते हैं कि हेल्थ सर्विस बात करें या इंसाफ की बात करें माशरे के अंदर, या सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, तो वो यहाँ पर मिलता नहीं है। तो फिर वो डीमोटिवेट होते हैं, टैक्स देने को अवॉइड करते हैं। और इसी मसले की वजह से हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन जो पाकिस्तान में है, इट्स वन ऑफ द लोवेस्ट इन द रीजन। इस पूरे खित्ते में सबसे कम शायद होगी पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा ये कि जो स्टेट का फोकस रहा है 50-60 साल में पिछले, वो हमेशा से रहा है, वेलफेयर इकोनॉमी नहीं बना सके, एक आम आदमी के लिए रियासत सोचती नहीं है, और उसी की सिर्फ और सिर्फ ऐसी पॉलिसीज तश्कील दी गई जो कि सिर्फ गोल्स को अचीव करने के लिए थी। अब हम अगर देखें, बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है कि वहाँ पर जो NGOs के थ्रू इन्वेस्टमेंट आती रही है, इसके अलावा ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट में बहुत इजाफा, उससे इतना बड़ा फ़र्क पड़ा है कि आज हमारा और उनका जो रिजर्व्स का डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। तो वजह ये है कि एक बड़ा फैक्टर ये है कि हमने ख़वातीन को वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बनाया, उनको तालीम नहीं दी, और जो जेंडर गैप है वो इतना बढ़ गया उस वजह से कि हमारी जो है उसको हमने यूटिलाइज ही नहीं किया और उससे फ़ायदा ही नहीं लिया, उसको इंटीग्रेट ही नहीं किया सिस्टम के अंदर। तो एक ऐसी स्टेट बनानी पड़ेगी और पॉलिटिक्स को इशू बेस्ड करना पड़ेगा जहाँ पे सबके लिए जगह हो और स्पेस हो। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतना जहर कातिल का रोल प्ले करती है क्योंकि मार्केट्स हमेशा इनसिक्योर रहती हैं, इन्वेस्टर हमेशा सोचता है कि कितना इन्वेस्ट करूँ, किस कंपनी में करूँ। कुछ इल्म नहीं है कि गवर्नमेंट कितना अरसा गुजारेगी, 6 महीने, 1 साल। तो सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करें, एक ऐसा निज़ाम लेकर आए जो कंसिस्टेंट हो। डेमोक्रेसी जो है वो तसलसल के बगैर तबाह हो जाती है। हमारे यहाँ के 2.5-3 साल होते हैं और जो भी वजीर आज़म हो उस पर 2-4 इल्ज़ाम लगा के बाहर निकाल देते हैं उसको। तो ये ट्रेंड आपको ख़त्म करना पड़ेगा अगर किसी ने निकालने दीजिए। तो ये वजह है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नहीं कर पाती, और जितना इंस्टेबिलिटी पॉलिटिक्स में क्रिएट होगी उतना ही मैशत को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि आजकल जो मैशत है वो सिर्फ खाली इकॉनमी नहीं है, वो पॉलिटिकल इकॉनमी है।
तो ये रिफॉर्म्स वगैरह और हर चीज़ तभी आएगी जब स्टेबिलिटी होगी। एक घर में जब सुकून और अमन आता है उसके बाद ही कोई अच्छा यही तो हमारा अलमिया है, पॉइंट टेकन मुजम्मिल, कि हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को हमने इतना मिक्स किया हुआ है कि एक चीज़ ज़ाहिर है जब पॉलिटिक्स अनस्टेबल होती है तो डेफिनेटली जो हमारी इकोनॉमी है वो खुद ब खुद अनस्टेबल हो जाती है या अनस्टेबिलिटी उसके साथ जुड़ी है। अच्छा आमिर साहब, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट अभी मुजम्मिल ने की कि टैक्स तो लोग देते हैं लेकिन वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं होते? क्योंकि उनका उसका कोई रिटर्न नहीं होता। जब दीगर ममालिक में हम 30 से 35% टैक्स दे रहे होते हैं तो उसमें एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो या फिर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, दीगर सहूलियात हो, मिल रही होती हैं, तो लोग फिर खुशी खुशी टैक्स दे रहे होते हैं, भले सेविंग्स हो ना हो। हमारे मुल्क में उल्टा निज़ाम है, हम सब कुछ दे रहे होते हैं लेकिन हर चीज़ हमें प्राइवेटाइज ही करनी पड़ती है, हमें उसके अलावा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हर शख्स चाहता है कि वो टैक्स निज़ाम से निकल आए तो बेहतर है, क्योंकि कुछ और तो मिलना नहीं है। जी सुमैया, आपने सही कहा, क्योंकि हमारा जो टैक्स बेस है वो अगर जीडीपी के रेशो के लिहाज से देखें तो 10-10.5% है और जो पूरे रीजन में सबसे कम है। जब हम आते हैं अपनी ट्रांसमिशन की तरफ कि जो ट्रांसमिशन हम लोगों ने इतनी तवील की, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो हमारी मईशत और पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं उसको हकीकत पसंदाना अंदाज में अवाम के सामने लाना, और न सिर्फ सामने लाना बल्कि एक उसका कहते हैं ना कि वे फॉरवर्ड के ऊपर भी बात करें। यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो और कोई मतलब है कॉर्पोरेट के जाइंट्स हो, उन तमाम लोगों का इनपुट लिया गया और उसका मकसद सिर्फ यही था कि जनाब जहाँ पर वो अपनी तकालीफ को, अपनी मुश्किलात को हाईलाइट करें, उसके साथ साथ ये भी बताएं कि जनाब किस किस्म की इस्लाहात जो हैं वो होनी चाहिए। और जो चीज़ सामने आई, कुछ जैसे तस्करा किया उसामा ने भी और मुजम्मिल ने भी, कि उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आई वो ये कि किसी भी कहते हैं कि मईशत की बहाली के सफ़र का आगाज़ का पहला कदम जो होगा वो होगा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है तो उसका मकसद इसके नतीजे में कभी भी आप अपनी कहते हैं ना कि मईशत को पायदार बुनियादों पे खड़ा नहीं कर सकते। तो पहली शर्त ये है कि इस्तेहकाम हो, और इस्तेहकाम का रास्ता जैसे कि बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, पॉजिटिव बात है कि मुल्क जो है इलेक्शन की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो असम्बलीज़ हैं अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद डिज़ोल्व हो जाएंगी, फिर यकीनन केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद वक्त पर इलेक्शन हो। अब चैलेंज ये होगा कि उन इलेक्शंस को इस तरह से उनका इनेकाद हो कि वो बिल्कुल कहते हैं साफ, शफाफ और ईमानदाराना लगे। उसके फिर दूसरा जो चीज़ हमारे सामने आती है वो है इस्लाहात की, कि जो आपने भी बात की और दीगर शुरका ने भी, कि जनाब पॉलिसीज़ में तसलसल हो। और हमें पता है कि जी मैं मजाक मैंने कहा था कि जब हमने जर्नलिज्म का आगाज़ किया था, हमारे बाल स्याह होते थे, उस वक्त हम सुना करते थे कि जी हमारे नुकसान में चलने वाले जो इदारे हैं उनको हमें प्रॉफिट में लेकर आना है, उसमें और हम अभी तक यही बात कर रहे हैं। आज हम लोग मतलब है बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, वही उनकी हालत है। वही बात है, यही तो अफसोस की बात है ना आमिर साहब। जी आप बिल्कुल दुरुस्त, यही तो बात है। लेकिन फिर भी तजावीज़ आपने भी दी, आप सबकी तजावीज़ थी और बोर्ड ने भी खुद तजावीज़ दी हैं मईशत की बेहतरी के लिए। वो तजावीज़ क्या हैं? पहली तजावीज़ जो थी वो ज़राअत जदीद टेक्नोलॉजी, दूसरी मादनी वसाइल और IT में बैनुल-अक़वामी शराकत दारी को अपनाया जाए, ये तीसरी तजवीज़ है। उसके साथ साथ जो चौथी तजवीज़ है वो मादनी वसाइल के हवाले से है, दिफाई पैदावार की जदीद बुनियादों पर वसअत और आलमी मंडी में शमूलियत के मौक़े पैदा किए जाएँ, ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर हकीकी और मुआशी इस्लाहात की तश्कील और अमल दरामद नागुज़ीर बनाया जाए, टैक्स नेट में लाजमी वसअत और करप्शन के खात्मे के लिए मुनसिफाना कानून साजी की जाए और मुआशी बहाली की बुनियाद को तस्वुर किया जाए। सातवीं तजवीज़ ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जाएँ और डॉलर की कीमत को मुस्तहकम रखा जाए। आठवीं तजवीज़ बोल की यह है कि निजकारी और नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील दी जाए। नवी तजवीज़ ये है कि हक़ाइक़ को सामने रखकर 5 साला ट्रेड पॉलिसी और मौसल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। 10वीं तजवीज़ ये है कि दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन पैदा किया जाए, सनतों को सस्ती बिजली गैस की फरहमी ताकि पैदावारी लागत को कम हो और आलमी मंडी से मुसाबिकत पैदा की जा सके। बैनुल-अक़वामी कारोबारी कंपनीज़ के लिए तिजारत और दोस्त माहौल फराहम किया जाए। इसके साथ साथ स्मगलिंग का बेरहमाना खात्मा, कौमी वसाइल को बचाने के जो तमाम तर कोशिशें हैं वो बुरोए कार लाई जाएँ। बैनुल-अक़वामी मार्केट में गैर रिवायती तिजारती अहदाफ की तलाश की जाए और हुकूमती इंतज़ामी अखराजात में वाज़े कमी लाई जाए। और हमें उम्मीद है कि बोल की पॉजिटिव ट्रांसमिशन, पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये ज़रूर आगे बढ़ेगा पाकिस्तान और तरक्की करेगा पाकिस्तान। ये हमारी दुआ भी है और हमारी उम्मीद भी है। अपना घर यूं
मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।